नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गुजरात राज्य की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जहाँ से पीएचडी की नोटिफिकेशन आई हुई है। तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है गुजरात यूनिवर्सिटी। ओके, और बहुत सारे वैसे तो ये जो नोटिफिकेशन है बहुत दिन पहले ही आ चुकी थी और मैंने टेलीग्राम चैनल पर उसकी पीडीएफ भी डाली थी और सबको बताया भी था कि गुजरात यूनिवर्सिटी की मतलब नोटिफिकेशन आ चुकी है। ओके, तो फ़िलहाल बहुत सारे बच्चों को फॉर्म फिल कैसे किया जाता है उसकी पता नहीं है, या फिर उनको सिलेबस के बारे में पता नहीं है, पेपर स्टाइल के बारे में पता नहीं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सभी बच्चों को एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि कुछ बच्चे पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, फिर बीच बीच में कमेंट करके बोलते हैं मैम इसमें क्या होगा, ये कितनी सीट होती है, क्या होता है। सारा का सारा मैं एक ही वीडियो के अंदर डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देती हूँ। तो सो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तब जाके आप कमेंट करना। ओके, तो चलिए फ़िलहाल मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलती हूँ और वहाँ पर ही हम सारी चीज़ें देखेंगे कि कहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से पिन को परचेज़ करना है, क्या है पिन, ये पिन नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स में बात करेंगे। उसके बाद हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद पेपर स्टाइल क्या है वो भी बात करेंगे, सीट्स कितनी है वो भी सारी की सारी बातें वहाँ पर करने वाले। ओके, तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ओके, तो चले चलते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलती हूँ। यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, गुजरात यूनिवर्सिटी लिखना है। ओके ओके, गुजरात यूनिवर्सिटी लिखोगे तो गुजरात यूनिवर्सिटी का जो सिंबल है वो भी आपको दिखने लगेगा। और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट अगर आपको देखनी है तो www.gujaratuniversity.ac.in ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, ओके, तो यहाँ पर हम फाइनली होम पेज पर आ चुके हैं। अब यहाँ से आपको कहाँ पर जाना है, तो यहाँ से आपको नीचे की ओर जाना है। वहाँ पर आपको एडमिशन का एक फंक्शन मिल जाएगा, तो एडमिशन पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एडमिशन का फंक्शन। ओके, तो वहीं पर आपको जाना है, एडमिशन पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करिएगा क्योंकि बारिश की वजह से नेटवर्क थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ओके, तो थोड़ा सा सब बच्चे वेट करेंगे। और हाँ, इसके जो वीडियो है, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पास हुए थे। ओके, मेरे वीडियो देखकर तो की जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको मतलब यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ओके, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की पूरी सीरीज़ मैंने चलाई थी। आई थिंक 32 या 33 वीडियोज़ वहाँ पर डाले हुए हैं। साथ ही साथ रिसर्च के जितने भी वीडियो हैं उसको भी देख लेना। गुजराती वाले बच्चे हैं ना, तो गुजराती में मिल जाएगी। और जिन बच्चों का मतलब कि इंग्लिश में एग्ज़ाम होने वाला है, वैसे तो जो भी क्या बोलते हैं सामान्य प्रवाह वाले बच्चे हैं ना, मतलब आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले, तो उनकी तो गुजराती और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम है। तो उन लोगों को गुजराती वीडियो देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे मतलब कि साइंस फील्ड से हैं तो उनको ओनली इंग्लिश में पेपर आने वाला है, तो वो बच्चे यूजीसी नेट के जो रिसर्च के वीडियो है उसको देख लेना। ओके, चलिए यहाँ पर फ़िलहाल हम पीएचडी की जो मतलब पेज है वहीं पर आ चुके हैं। यहाँ पर एडमिशन पीएचडी लिखा हुआ है 2022-2023। ओके, तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन थोड़ी सी है उसको पहले देख लेते हैं। ओके, गुजराती में लिखी हुई है लेकिन मैं आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पर हम डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि मैंने पहले भी डाउनलोड करके रखी थी। अगेन हम कर रहे हैं इसको। ओके, यस, तो ये डाउनलोड हो चुका है और हमारे सामने अभी मतलब शो ही हो रहा होगा। यस, चलें, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको यहाँ पर पिन परचेज़ करना है, पिन नंबर परचेज़ करना है। यानी कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर पीएचडी का एडमिशन आपको मतलब कि फॉर्म फिल करना होता है, तो पहले आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ना।
तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको पिन परचेज़ करना पड़ेगा। ऑनलाइन ही पिन परचेज़ कर पाओगे आप, और वहाँ पर से आपको पिन नंबर मिलेगा। पिन नंबर के बेस पर ही आप मतलब अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी जो फॉर्म फिल करते हैं वो फॉर्म फिल कर पाओगे। ओके, तो पिन नंबर बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर। तो पिन नंबर जो है परचेज़ करने के लिए आपको डेट दी गई है 2 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक। ओके, तो आई थिंक आज 9 अगस्त हुई है, तो अभी आपके लिए 4 दिन बचे हैं। तो 4 दिन में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, मतलब पिन परचेज़ करके फॉर्म तुरंत ही फिल कर सकते हो। ओके, बहुत ईजी है फॉर्म फिल करना, बहुत इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। ओके, मैंने अभी जस्ट देखा है, बहुत सारे बच्चे 2-3 दिन से परेशान कर रहे थे मैम इसका कुछ करो कुछ करो। ओके, तो अभी यहाँ पर ही सॉल्यूशन बता देती हूँ। उसके बाद है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो करना है वो 2 अगस्त से लेकर आपको 14 अगस्त 2022 तक आपको करना है, मतलब 14 डेट तक आपको यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकोगे। ओके, उसके बाद ही यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है एग्ज़ाम का कि किस तरीके की आपकी एग्ज़ाम का मतलब पेपर स्टाइल रहेगी। तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन के अंदर आपके 2 पार्ट में बटेंगे। 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो है वो आपके रिसर्च मैथोडोलॉजी के रहेंगे, जनरल एनालिटिकल के रहेंगे। आप देखो यहाँ पर क्या, अच्छा मैं बाद में इसको बता दी, पहले बता देती हूँ। 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च मैथोडोलॉजी, जनरल एनालिटिकल स्किल, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इन सारे टॉपिकों को मिलाकर आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन जो है वो आपके जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। ओके, अब बात आती है पार्ट 1 की बात आती है, जहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे, पिछली बार भी हुए थे और उसके अगली बार भी हुए थे। यहाँ पर जो फॉर्मेट यहाँ पर इन लोगों ने दे दिया। ओके, पिछली बार भी उन लोगों ने दिया था, यही था मुझे याद है जहाँ तक, तो यही सिलेबस वहाँ पर उन लोगों ने डाला हुआ था। अब हुआ क्या पता है, उसके पहले मैंने एक बार गुजरात यूनिवर्सिटी में मैंने PhD की एंट्रेंस एग्ज़ाम दी हुई है, तो मुझे पता है कि वहाँ पर जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो वहाँ पर क्या था कि लॉजिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चन, मतलब कि मोस्टली 25 या 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो लॉजिकल रीजनिंग के थे, और 15 से लगभग 17 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिसर्च मैथोडोलॉजी के थे पार्ट 1 में। ओके, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मतलब कि पिछली बार नहीं, उसकी अगली बार की बात कर रही हूँ। ओके, अब क्या हुआ उस टाइम, फिर मैंने पिछली बार बच्चों को इसी तरीके के जो लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं ना, कि कुछ आम जैसे कि हाँ कुछ आम अंगूर है, कुछ गाय कुत्ते हैं, इस टाइप के एनालॉजी के टाइप के यहाँ पर वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन वहाँ पर आए थे। ओके, जब मैंने इंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी तब। उसके बाद पिछली बार जो एग्ज़ाम हुई तो वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पर एनालॉजी तो डाला हुआ था लेकिन साथ ही साथ रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी वाले ऐसे क्वेश्चन डाल दिए थे, जैसे कि आपको मान लो कि क्वेश्चन इस तरीके से पैराग्राफ दिया हो और इसका मतलब मीनिंग निकालना हो। ओके, तो इस तरीके से लॉजिकल रीजनिंग के ज़्यादातर क्वेश्चन वो पूछते हैं। वैसे रिसर्च के 20 से 25 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही तय हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रिसर्च के, लेकिन उसके अलावा के जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर आपका मतलब कि लॉजिकल रीजनिंग डाल देते हैं। फिर आपका इंग्लिश के क्वेश्चन भी 5 या 6 क्वेश्चन डाल देते हैं, और उसके अलावा आपके जो क्या बोलते हैं रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी डाल देते हैं। ओके, तो थोड़ा सा सतर्क होकर आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 1 के अंदर देखो रिसर्च तो वैसे भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जाने ही वाले PhD करने के लिए, तो तब इंटरव्यू में भी रिसर्च के ही क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो रिसर्च तो वैसे भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग भी करके जाना है, जो कि मैंने पढ़ाया हुआ था पिछली बार, स्पेशली उनकी ही मैंने क्लास लगाई थी। ओके, तो वैसे क्वेश्चन भी करके जाना है। फिर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के, मैं तो बोलूँ कि नेट के जो क्वेश्चन है ना, PYQs जो मैंने करवाए वो ही करके जाना। ओके, क्योंकि इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है गुजराती वालों के लिए कि वो हिंदी नहीं समझ सकते। अगर मैं हिंदी बोल सकती हूँ, समझ सकती हूँ, तो आप लोग भी मेरा हिंदी तो समझ सकोगे। मैं मान सकती हूँ कि बुक्स का हिंदी आपको समझ नहीं आता है। ओके, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था, मैं भी मतलब प्रैक्टिस कर करके यहाँ से वहाँ से सीख कर ही मैं आगे बढ़ी। ओके, तो मैं ये तो मान सकती हूँ कि बुक्स का हिंदी आपको नहीं समझ आता, लेकिन मेरा हिंदी तो आपको समझ आ ही जाएगा। ओके, बिकॉज मैं गुजराती हूँ। ओके, और मैंने इसी तरीके से आप लोगों को समझाया है ताकि आप इजीली समझ पाओ। ओके, तो इतना करके जाना है, मैथ्स रीजनिंग करके जाना, लॉजिकल रीजनिंग करके जाना, साथ ही साथ आपको रिसर्च मैथोडोलॉजी
करके ही जाना है, बिकॉज रिसर्च मैथडोलॉजी आपके पार्ट 1 में भी आएगा, पार्ट 2 में भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर मान लो कि साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं ना, तो साइकोलॉजी वाले बच्चों को 100% आपके पार्ट 2 में भी आपको रिसर्च के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। ओके, और मान लो कि लिटरेचर वाले बच्चे हैं, साहित्य वाले बच्चे हैं, तो उन लोगों को मतलब कि उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च उनको आता है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। फिर मान लो कि हिस्ट्री वाले बच्चे हैं, तो हिस्टोरिकल रिसर्च के जैसे कि क्रिटिज़म होता है, ओके, तो इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिज़म क्या है, ओके, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और साथ ही साथ रिसर्च के अंदर एक बात और भी याद रखना कि जो आपकी एपीए स्टाइल है, एमएलए स्टाइल है, शिकागो स्टाइल है, ओके, ये तो 3 करके ही जाना। ये 3 जो मेन आपकी स्टाइल है, ओके, जो मतलब कि रेफरेंस लिखने के लिए हम जिस स्टाइल का यूज़ करते हैं, ओके, तो एपीए स्टाइल करके जाना है, एमएलए स्टाइल करके जाना है, और शिकागो वाली स्टाइल को भी करके जाना है। अब गुजराती वाले बच्चे कहेंगे कि मैम ये सब कहाँ से मिलेगा, तो गुजराती वालों को मैंने GSET के अंदर पढ़ाया हुआ है, आप लोग देख लेना। रिसर्च की जो प्लेलिस्ट है ना गुजराती वालों की GSET की, उसके अंदर मैंने सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, किस तरीके से एपीए स्टाइल में लिखा जाता है, किस तरीके से एमएलए स्टाइल में लिखा जाता है, किस तरीके से शिकागो स्टाइल में लिखा जाता है, ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर पढ़ाई हुई है। एपीए का फुल फॉर्म ध्यान रख के जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी की PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, वहाँ पर एपीए और एमएलए का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आपको ये भी याद करके जाना है। ओके, देखो मैं मेन चीज़ें भी यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, ओके, ताकि बच्चों को समझ आ जाए। तो ये बात हो गई आपके सिलेबस की। पेपर 2 जो है, पार्ट 2 जो है, जो कि आपके सब्जेक्ट का है, तो कहाँ से करोगे, तो अगर मान लो कि आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो BA ME का सिलेबस जो होता है उसको पढ़ लो, ओके, और जो BCom मतलब कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो BCom MCom की जो आपकी बुक्स है उसको पढ़ लो, और साइंस फील्ड वाले हैं तो वो अपने BSc MSc की बुक पढ़ लेना, ओके। तो इतना आपका उसी में से कवर हो जाएगा। बाकी साइकोलॉजी वालों के लिए मैं यहाँ पर आपको एडवाइस दूंगी, क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 11 और 12th की जो बुक होती है आपकी स्टेट लेवल की हो, या फिर आप NCERT की बुक भी पढ़ सकते हो, ओके, उनमें से ही क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। तो मतलब आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट में आते होंगे, लेकिन सभी सब्जेक्ट का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे साइकोलॉजी का एक्सपीरियंस है, इसी वजह से यहाँ पर साइकोलॉजी वालों को बोल रही हूँ कि 11 और 12 की जो बुक है, ओके, वो करके जाना, ओके। तो मतलब आपका पेपर 2 जो है वो बहुत अच्छे से चला जाएगा, ओके, साइकोलॉजी वालों के लिए। बाकी वाले भी अपने 11, 12 या तो फिर गुजराती वाले बच्चे हैं तो वो लोग 9 से लेकर 12 तक की बुक पढ़ के जाना, ओके। हिस्ट्री वाले हैं तो उनको तो मतलब 6 से लेकर आते हैं, तो 6 से लेकर 12 की जो बुक्स होती है कंटेंट की, उसको पढ़ के जाना, ओके। मतलब आपका पार्ट 2 जो है उसमें आपका जो स्कोर है वो आप अच्छे से कवर कर पाओगे, ओके। हिस्ट्री वालों के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि घर में ही हिस्ट्री के स्टूडेंट है, ओके। चले, खैर ये बात होगी आपकी पेपर स्टाइल की बात, सिलेबस की बात, ओके। उसके बाद आता है कि आपके जो MCQs पेपर रहेगा ये, ओके, और इसके अंदर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। वैसे आप लोगों ने अभी तक देखा होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एंट्रेंस एग्जाम भी दी होगी, तो 4 ही ऑप्शन देते थे ABCD, लेकिन यहाँ पर ABCDE, ओके। ई मतलब किसके लिए है, जिनको मतलब कि इनमें 4 में से कोई भी विकल्प को चूज़ नहीं करना है, ओके, उनके लिए ई वाला है, ओके। फिर यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ओके। और यहाँ पर दिया गया है कि भाई आपका जो पार्ट 1 है, ओके, तो पार्ट 1 जो है वो उसका मीडियम जो है वो गुजराती और इंग्लिश रहेगा, ओके, सभी के लिए। पार्ट 1 जो है वो सभी के लिए गुजराती और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। और जो सब्जेक्ट वाले बच्चे मतलब कि लैंग्वेज वाले बच्चे हैं तो उनको अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसी माध्यम में उनका मतलब कि पेपर रहेगा। और आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं, आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे,
तो उनके जो पेपर का मीडियम जो है वो गुजराती और इंग्लिश रहेगा, मतलब पार्ट 2 की बात हो रही है। ओके, पार्ट 1 में तो सभी के लिए गुजराती इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा पार्ट 1। पार्ट 2 जो है ना उसकी बात हो रही। तो आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे जो हैं वो पूछ रहे थे ना बच्चे, आज सुबह से 2-3 बच्चों का मैसेज आया था कि मैम इसमें हमारा पेपर जो है वो किस लैंग्वेज में होगा। तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनका पेपर जो है वो गुजराती और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। ओके, दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिए होंगे और उनमें से आपको आंसर करना है। ओके, और जो साइंस वाले मतलब साइंस बाकी बचे वो सारे के इंग्लिश में, जैसे कि इंग्लिश वाला बच्चा है तो उनका पेपर इंग्लिश में होगा, हिंदी वाले बच्चे हैं तो हिंदी में पेपर होगा, संस्कृत वाले हैं तो पार्ट 2 उनका संस्कृत में होगा। ओके, इसी तरीके से गुजराती वाले बच्चे हैं तो उनका पार्ट 2 गुजराती में होगा। गुजराती वालों का तो दोनों पार्ट में मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही गुजराती में होगा। ओके, साइंस फील्ड वाले बच्चे हैं तो उनका पेपर जो है वो इंग्लिश में रहेगा। ओके, उसके बाद आगे बात करते हैं कि यहाँ पर आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उसकी डेट भी यहाँ पर दी हुई है। तो उसकी डेट है आपकी 30 अगस्त को आपकी एग्ज़ाम है। ओके, मतलब कि आज 9 अगस्त हुई है तो यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं 20 दिन आपके पास रहे हैं। 20 दिन के बाद आपकी एग्ज़ाम है, 30 अगस्त को आपकी एग्ज़ाम है। ध्यान से सुनना क्योंकि वीडियो के बाद मुझे पता है पक्का पता है 1% तो ऐसा मतलब कि कमेंट करेगा ही जो मैंने वीडियो में बताया, फिर भी कमेंट करेगा कि मैम इसका क्या है। ओके, तो ध्यान से सुन लीजिए। एग्ज़ाम का टाइम है आपका 12 से 2 बजे का, मतलब 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखना है आपको। ओके, उसके बाद है ऑफलाइन एग्ज़ाम है आपकी, ओमार सीट के बेस पर आपकी यहाँ पर एग्ज़ाम रहेगी। ओके, और जो यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही आपकी एग्ज़ाम रहती है। ओके, और अगर आपकी एग्ज़ाम के अंदर जो डेट के अंदर कोई चेंजेस आता है तो वो आपको वेबसाइट पर आपको बता दिया जाएगा। ओके, वो समय के अधीन कुछ चेंज करना पड़ेगा तो ओके, अदरवाइज़ आपकी 30 अगस्त को ही एग्ज़ाम है। उसके बाद अगर वो भवन के बाहर की जो सब्जेक्ट्स होते हैं ओके, तो उनके जैसे कि मान लो कि गुजराती वाले हैं ओके, तो गुजराती का डिपार्टमेंट जिसका डिपार्टमेंट है उसकी तो वहाँ पर एग्ज़ाम होगी, लेकिन जिसका डिपार्टमेंट नहीं है तो उनकी एग्ज़ाम जो है उसकी के स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही आया हुआ है, वहीं पर आपकी एग्ज़ाम होगी। ओके, और जो भी आपको अगर क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड कोई भी कंप्लेन होती है, मान लो आप एग्ज़ाम देने गए और आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत है या ऑप्शंस गलत है ओके, कुछ भी आपको एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड कोई भी आपको कंप्लेन रहती है तो आपको तुरंत ही उसी दिन शाम को 5 बजे तक आपको के स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर ही दिया हुआ है डिपार्टमेंट, वहीं पर जाके आपको वहाँ पर क्या करनी है, अपनी मतलब कि जो कंप्लेन है उसको देनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पर दिया है कि जो अदर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम जब भी वो पास करते हैं, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी का मैं 3 साल से देख रही हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है, आज आप पेपर देकर कर आए, रात तक आप घर पे पहुँचते हैं ना, तब तक तो आपकी फाइनल मतलब आपकी आंसर की आपके पास आ जाती है, मतलब आपने जो आपकी ओमार से सेट होती है वो आपके पास आ जाती है। ओके, और आंसर की के साथ आ जाती है। ओके, दूसरे दिन या तीसरे दिन आपका रिज़ल्ट क्या बोलते हैं अनाउंस कर देते हैं। ओके, तो ये एक अच्छी बात होती है कि वहाँ पर तुरंत ही रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के 7 दिन के अंदर प्रोविज़नल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो होता है, जो अदर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे उनको लाकर वहाँ पर सबमिट कराना होता है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बात को इग्नोर कर देते हैं, फिर जाके उनको प्रॉब्लम में आती है जब भी उनका सिलेक्शन होने वाला होता है तब जाके। ओके, और यहाँ पर मेडिकल अच्छा, यहाँ पर एक नोटिस ये लिखी हुई है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो आप लोगों को वापस नहीं दिए जाते। 3 साल से मैं देख रही हूँ वो लोग वापस नहीं दे रहे। ओके, तो वो लोग क्वेश्चन पेपर है वो अपने पास ले लेते हैं, लेकिन जब आपकी मतलब आंसर की आती है तो आपने कौन कौन से क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करके आए तो आपकी ओमार सी सीट जो है वो आप लोगों को दी जाती है ऑनलाइन ही। ओके, और आपकी जो क्वेश्चन की मतलब कि आंसर की होती है वो भी आपको साथ में दी जाती है। ओके, जिससे आप वहाँ पर मैच कर पाते कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हुए या गलत हुए हैं। ओके, उसके बाद मेडिकल फैकल्टी वाले जो बच्चे हैं उनकी एलिजिबिलिटी जो है वो MCI और NMC के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन के अंदर दी हुई थी वो बता दी है। ओके, अब आगे देखते हैं।
उसके बाद आते हैं रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है इसको। ओके, तो पहले ये देख लेते हैं। यस, यहाँ पर देखिए आपको पिन परचेस कहाँ से करना है। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक किया तो इस तरीके का पेज खुलेगा। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे लेफ़्ट साइड पे तो ऊपर की ओर आपको ये कितने हैं, 4 लाइन है, मेनू लिखा हुआ है। उसके पास में ही 4 लाइन है, वहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे वहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है पिन परचेस का, तो वहाँ से आपको पिन परचेस कर लेनी। अब पिन परचेस के लिए देखो कितने रुपीज़ है, 750 रुपीज़ है पिन परचेस के। ओके, अब यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपना मोबाइल नंबर जो कि चालू हो वही मोबाइल नंबर लिखना है। ओके, बंद बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका मोबाइल नंबर बंद होता है ना, वो डाल देते हैं, फिर मतलब उनको कोई मैसेज ही नहीं जाता है, फिर बोलते हैं मैम मुझे तो कोई मैसेज ही नहीं आया है। अरे भाई कहाँ से आएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी है, अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर रखना है, अपनी ईमेल आईडी जो आपके मोबाइल के अंदर चालू है वही ईमेल आईडी डालना, ताकि कोई भी मेल वो लोग करते हैं तो वो आप तक पहुंच पाए। ओके, उसके बाद आपको एंटर ईमेल टैक्स जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है वो टैक्स आपको आपके अकॉर्डिंग आप जैसे पेज खोलोगे उस तरीके का वहाँ पर दे देंगे, तो उसको लिख कर आपको पे नाउ करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर तो सारी डिटेल मैंने भरी नहीं है, इसीलिए पे नाउ लगभग नहीं होगा। ओके, तो आपको यहाँ से पे नाउ करके पेमेंट ऑनलाइन कर देना है। अब पेमेंट जैसे 750 रुपये का पेमेंट करोगे तो आपके ऊपर आपके अंदर मैसेज आ जाएगा पिन परचेस का। ओके, मतलब आपका पिन नंबर आ जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद वापस जाना है, फिर मेनू पर आना है और वहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब देखो जैसे ही आपके पास पिन नंबर आ गया, ओके, मैसेज के थ्रू आ रहा है, तो मैसेज के थ्रू आपका जो या तो फिर आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ओके, जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो स्क्रीन पर दिख जाएगा, तो उसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और मैसेज में आता है तो कहीं पर लिख कर रखिए। ओके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पिन नंबर इसलिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले दिया हुआ है कि फ़ोटो जो है वो आपका 10 KB से लेकर 50 KB तक का होना चाहिए। मतलब 10 KB से कम नहीं होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होता है ना वो। उसके बाद सिग्नेचर की मैं बात करूँ तो 5 KB से लेकर 30 KB तक के होने, मतलब कि 5 KB से कम नहीं होनी चाहिए, 30 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपकी सिग्नेचर है। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे आपको, तो वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके 100 KB से कम नहीं होने चाहिए, 400 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब उसकी जो साइज़ है वो 100 KB से लेकर 400 KB तक की होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट, यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ लिया। अब रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको पिन नंबर डालना पड़ेगा। मैंने पहले बोला कि पहले आपको क्या काम करना है, पिन को परचेज़ करना है। पिन परचेज़ करने के बाद आपको पिन नंबर यहाँ पर डालना है। फिर आपका जो मार्कशीट जो फुल नेम है वही नेम आपको यहाँ पर डालना है। ओके, देखो यहाँ पर गलती नहीं करनी, आपकी मार्कशीट में जो भी नेम होगा वही नाम आपको डालना है, क्योंकि बाद में जब वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो इश्यू खड़ा कर सकते हैं। ओके, तो ये बात ध्यान रखना है। फिर जेंडर आपकी जो भी है, बर्थ डेट जो भी है। ओके, फिर कोरिस्पोंडेंस आपका एड्रेस जो है उसको लिखना है, सिटी लिखनी है, स्टेट लिखना है, पिन कोड लिखना है। ओके, उसके बाद है आपका मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है दोबारा से, ईमेल आईडी डालनी है, एंटर इमेज टेक्स्ट डाल के सबमिट करना है। और ये सब सबमिट करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म को फिल करना होगा। ये सबमिट करोगे उसके बाद आपको यहाँ से लॉगिन होना है। लॉगिन होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। और पिन नंबर, देखो मैंने पहले ही बताया कि पिन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पिन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सीरियल नंबर भी आपको मैसेज में ही मिल जाता है। ओके, अगर मैसेज में नहीं मिलता तो स्क्रीन पर दिखेगा, दोनों में से कोई भी एक काम होगा। ओके, वैसे तो मैंने जब पिछली बार ने उसकी अगली बार दी थी तो मेरे तो मैसेज में आया हुआ था, सीरियल नंबर, पिन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारे के सारे नंबर एक ही मैसेज के अंदर आ गए थे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एंटर इमेज टेक्स्ट करके लॉगिन कर देना है। लॉगिन करके आपको फॉर्म को फिल करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है उसको आपको अपलोड करना है तो उसको अपलोड कर देना। ओके, सारी जानकारी यहाँ पर मैंने आपको दे दी है। ओके, अब चलते हैं बाकी की तरफ। ओके, तो यहाँ पर, और हाँ, जो भी अपडेशन आएगी वो यहीं पर आएगी, इसी पेज पर आएगी, जहाँ पर आपको न्यूज़ पर आप जैसे क्लिक करोगे ना तो PhD के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी ना वो आपको यहाँ पर ही दिखेगी। तो जब तक आपकी इंटरव्यू तक की प्रोसेस जो होती है ना
उसके लिए आपको यही पेज खोल के आपको देखना है। ओके, ध्यान रखना है। अब चलते हैं उसका शेड्यूल और इंस्ट्रक्शन, तो जो कि हमने देख लिया है, अगेन देखना है तो हम देख लेते हैं। इंग्लिश में दिया हुआ है, वो गुजराती में था थोड़ा सा। ओके, तो उसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको ये ना हो कि मैम ने ये नहीं बताया। तो देखिए, ऑनलाइन प्रोसेस है आपकी 2 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। 14 अगस्त तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पिन परचेज़ करने के लिए आपको 13 अगस्त तक आप पिन परचेज़ कर सकते हो। डिस्प्ले पर आपका जो एलिजिबल जो कैंडिडेट होंगे उसका लिस्ट आपको 20 अगस्त को मिल जाएगा। ओके, और वो भी शाम को 5 बजे का टाइम लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई क्वेरी रहती है एलिजिबल कैंडिडेट, मतलब कि कुछ बच्चे ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कतें आती हैं, तो उनके लिए भी वो लोग थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। तो 22 अगस्त तक आप अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया तो 2 दिन आपको दे दिए जाएंगे कि भाई 22 अगस्त तक आप ये जो डॉक्यूमेंट मतलब कि इसकी कमी रह गई तो उसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, तो उसके लिए 2 दिन दिए जाएंगे। उसके बाद है आपकी फाइनल लिस्ट, आपका एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनका फाइनल लिस्ट डिस्प्ले पर यहाँ पर रखा जाएगा 26 अगस्त को। ओके, और 29 अगस्त को आपकी हॉल टिकट निकल के आएगी। हॉल टिकट मतलब एडमिट कार्ड जो है वो आपके 29 अगस्त को निकल के आएंगे। 30 अगस्त को आपकी एग्ज़ाम होगी। तो ध्यान रखिए, पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे बहुत सारा शोर शराबा कर रहे थे, मैम कब आएंगे एडमिट कार्ड, कब आएंगे हॉल टिकट। तो अभी से बता रही हूँ, 29 अगस्त को एडमिट कार्ड आने वाले हैं। 30 अगस्त को आपकी एग्ज़ाम है। ओके, आपको ये पता चल गया कि आपके एग्ज़ाम कहाँ पर है, यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही है, उसके बाहर कहीं पर भी आपके एग्ज़ाम नहीं है। तो बस अलर्ट, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है ना। एडमिट कार्ड की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब एग्ज़ाम देने जाओगे तब पड़ेगी, है ना। तो 29 अगस्त को आपको एडमिट कार्ड बोलो, हॉल टिकट बोलो, जो भी बोलो वो आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको 30 अगस्त को मतलब शाम को 5 बजे के बाद मिल जाएगा। 2 बजे आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी, 5 बजे तक आपको आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपको मिल जाएगा। ओके, मैंने अभी भी पहले ही बताया था। तो ये की सिस्टम बहुत अच्छी है गुजरात यूनिवर्सिटी की। ओके, और बाकी सारी तो जो इंस्ट्रक्शन है वो मैंने आप लोगों को दे दी है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं। देखो, पहले तो यहाँ पर आपको अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराने। आप जैसे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करोगे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा। ओके, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा। ओके, तो कौन कौन से, एक तो आपकी बैचलर डिग्री की मार्कशीट चाहिए, फिर आपकी जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट होती है उसको चाहिए। ओके, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। SC ST OBC वाले जो भी बच्चे, EWS वाले बच्चे, तो उनको जो भी कास्ट सर्टिफिकेट निकलता है वो आपको देना है। फिर जो OBC वाले बच्चे हैं तो उनको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। प्रोविजनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जो कि आपको बताया गया है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आप पास होते हैं वहीं से लेकर 7 दिन के अंदर आपको वहाँ पर सबमिट कराना होता है। ओके, और यहाँ पर टेलीफोनिक और रिपोर्टिंग एंटरटेन एनी केस। ओके, तो यहाँ पर ये मतलब आप कोई चीज़ ऐसा उपकरण नहीं लेके जा सकते। ओके, और उसके बाद यहाँ पर ओके, बस यही बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये जो मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको शेड्यूल बता दिया। अब उसके बाद आते हैं कि सीट कौन कौन सी है। तो सीट भी मैं सारी सीट नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ओके, तो सारी सीट्स तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ, आप लोग अपनी तरफ से इसको देख लेना। ओके, यहाँ पर साइंस फैकल्टी की सीट्स दी हुई है बहुत सारी। ओके, उसके बाद यहाँ पर लो वाले की है, लो की 11 है। आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में देखो, साइकोलॉजी वालों की 10 है, लेबर वेलफेयर वालों की 10 है, इकोनॉमिक्स वाले की 13 है, हिस्ट्री वालों की 8 है, उर्दू वालों की 1 है, सोशियोलॉजी वालों की 4 है, फिलोसॉफी वालों की 3 है, गुजराती वालों की 10 है, प्राकृत पाली जो कि संस्कृत में आता है ना, तो उनकी 1 है, परफॉर्मिंग आर्ट्स की 2 है, मतलब कि म्यूज़िक वालों की, इंडियन कल्चर वालों की 4 है, संस्कृत वालों की 28 है, हिंदी वालों की 32 है, इंग्लिश वालों की 40 है, सोशल वर्क वालों की 1 है। ओके, उसके बाद कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स वाले की भी देख लो। मैनेजमेंट वाले, पब्लिक पॉलिसी तो 8 है, मैनेजमेंट बिजनेस है, इंटेलिजेंस की है 8, मैनेजमेंट की 16 सीट है, और कॉमर्स वालों की 8 है, अकाउंटेंसी की 13 है,
फिर एजुकेशन वालों की 26 सीट है, क्या बात है। एजुकेशन वालों को तो मतलब कितनी सीट निकल रही है एजुकेशन में। जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा सीट एजुकेशन वालों की दिखने को मिलती है। फिर मेडिकल फील्ड वाले हैं तो देख लेना थोड़ा सा अपना, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपकी सीट की मैंने इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को यहाँ पर दे दी है, ओके। अब थोड़ा सा बीक चलते हैं और कुछ रह नहीं जाता ना, वो भी देख लेते। सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, उसको भी देख लेते भाई। अच्छा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, हाँ अच्छा, यहाँ पर एक बात ये है कि भाई आर्ट्स वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं ना तो उनको मतलब कि एक सब्जेक्ट होता है और उसके अंदर भी मतलब कि सब सब्जेक्ट होते हैं, तो उनमें उनको कौन से सब्जेक्ट किस में आएंगे उसकी यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है। तो देखो साइंस वालों की, कंप्यूटर साइंस वाले ना, तो उसके अंदर क्या क्या कौन कौन से सब सब्जेक्ट आएंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है, सभी के दिए हैं, ओके, जिन जिन में आते हैं उन लोगों के, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लेना। और एक बच्चे ने कॉमर्स का भी मुझे भेजा था, ओके। देखो कॉमर्स वाले बच्चे पूछ रहे थे कि मैम किस में, तो कॉमर्स वाले जो है जिन्होंने एमकॉम किया हुआ है ना, तो उनकी फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस है, अकाउंटेंसी है, स्टेटिस्टिक एंड फाइनेंस है। देखो यहाँ पर अकाउंटेंसी का भी अलग से सीट है और कॉमर्स का भी अलग से है। कॉमर्स में ही कॉमर्स भी आता है, अकाउंटेंसी भी आता है, मैनेजमेंट भी आता है, ओके। और हाँ, मैनेजमेंट पब्लिक पॉलिसी भी आता है, पॉलिसी भी आता है, और मैनेजमेंट बिजनेस इंटेलिजेंस भी आता है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा देखना है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर सब्जेक्ट को चूज़ करना है, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़कर आप लोग उसको चूज़ करना, क्योंकि सीट कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना होगा, ओके। चलिए, तो खैर यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके 55% जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए, ओके, जनरल कैटेगरी वालों के। और जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाले हैं उनके 50% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री के अंदर, ओके। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन मैं देख लेती हूँ जहाँ पर दिया हो ये सारी चीज़ें, ओके। ये वाला तो हमने किया था ना, फिर भी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन नहीं आया ना कि कितने परसेंटेज आपके मार्क्स होने चाहिए, ये वाला नहीं आया है ना। यस, तो जस्ट वेट, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कहीं हो तो। थोड़ा सा बैक जाते हैं और वहाँ पर कहीं पर दिया हो तो। अच्छा, ये वाला तो वही है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये मतलब उसका रूल्स होता है कि 50% आपके ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में होनी चाहिए। मास्टर डिग्री के अंदर ओपन कैटेगरी वाले के कितने होने चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए, ओके। और सिलेबस जो है वो आप लोग मतलब यहाँ पर डाला जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। तो वहाँ पर वैसे भी मैं बताऊँ तो जो पार्ट 2 होता है ना आपका सब्जेक्ट का, वहाँ पर यूजीसी नेट का ही सिलेबस वो लोग फॉलो करते हैं, ओके। तो थोड़ा सा वो भी आप लोग देख लेना, आ जाएगा। आप जब मैंने जो बताया ना, जिस तरीके से आपको जहाँ से आपको देखना है वहीं पर जाके आप देखोगे तो वहाँ पर सिलेबस भी अपडेट कर देंगे 2-3 के दिन के अंदर, ओके। तो थोड़ा सा उसको भी देखते रहना, वेबसाइट को देखते रहना, ओके। और कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना कि मैम यहाँ पर कोई दिक्कत है, तो फिर कहीं से भी इन्फॉर्मेशन लाके भी मैं आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करूँगी। वैसे भी हर एक बच्चे का सॉल्यूशन लाया हुआ है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन उन लोगों ने इस यूनिवर्सिटी की फॉर्म फिल करते वक्त पूछा है, तो सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने मोस्टली दिए हैं, ओके। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसके अकॉर्डिंग, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी मतलब कि वीडियोज़ हैं, मैं उसको अलग करके आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी। गुजराती वाले जो बच्चे हैं तो उनको GSET की जो टेलीग्राम चैनल है वहीं पर डाल दूँगी, और अदरवाइज़ PhD की भी टेलीग्राम चैनल है वहीं पर भी डाल दूँगी, ओके। और जो भी आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाना, यूट्यूब चैनल जहाँ पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, वहाँ पर नीचे की ओर डिस्क्रिप्शन लिस्ट आता है, वहीं पर जाके आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ओके। और इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके
करके रखना ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना है। ओके, और बाय, टेक केयर यू, सबको जय श्री कृष्णा।